पानी के तो माहौल ऐसा लग रहा है कि कई सारे काम थे जिसकी वजह से आपकी टीम को सम्मानित किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी थी, तो उस टाइम में ये सोचा कि भाई कोई भी ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है ना इसमें अपनी जान ना कोशिश गंवाए। करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा टास्क हो तो वो आपके सबके जो ताकत है वो मिलके एक बड़ी ताकत बन जाती है। बिल्कुल उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 10 टीम जो है शहर की उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया। जैसे उसमें हेल्पिंग हैंड, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, अलकुरेश वेलफेयर सोसाइटी, कायम खानी यूथ ब्रिगेड थी उसके अंदर, उसमें मेडिकल सर्विस सोसाइटी थी, उसमें शेखावाटी वेलफेयर दूसरा ये सोसाइटी। है कि टीमों का तो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि समाज की, इंसान की काम करने वाली खिदमत हो टीम जाए। कौन सी होती है। हमारी टीम में एक तो सबसे खूबी और अच्छाई ये है कि इसमें सभी तरह के लोग हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी हमें टास्क दिया जाता है, चाहे प्रशासन द्वारा हो या समाज द्वारा हो, तो हम उस टास्क को कबूल करते हुए उसको पूर्ण मतलब अपनी मेहनत के साथ उसको कामयाब करते हैं। जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरिफ। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसी टीम के पास में जिसको आज गणतंत्र दिवस पे कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया झुंझुनू में। तो उस टीम का काम भी हम जानेंगे कि ऐसा क्या ख़ास काम उन्होंने किया था। कोरोना काल पे खास करके उनका स्पेशल काम था। कोरोना की 2 वेव अभी तक हमने देखी, दोनों वेव में जो है उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया। जहाँ तक मुझे पता चला जब मैं पहली बार इनका इंटरव्यू लेने आया था कि झुंझुनू में जब कोरोना किट वितरण की बात आई तो सबसे पहली किट झुंझुनू के अंदर में इन्हीं की टीम ने, हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने बांटी थी। तो उनके अध्यक्ष हमारे साथ में हैं तहसीन साहब। तहसीन कुरैशी साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनमानस में। शुक्रिया जनमानस शेखावाटी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो है कलेक्टर साहब ने आपको सम्मानित किया। शुक्रिया जी। अगर मैं पूछना चाहूँ कि ऐसे क्या काम थे जिनकी वजह से आपकी टीम को सम्मानित किया गया। हम जब कोरोना आया सबसे पहले फर्स्ट वेव जब आई थी उस टाइम में हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी था, क्योंकि कोई भी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं था कि कल को क्या स्थिति सामने आएगी। इस वजह से सब लोग जो मजदूर तबका, रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, ये दिमाग में आया था। तो उन लोगों के लिए हमने राशन की खाद्य सामग्री की किट हम लोगों ने बांटी। हमने कितनी किट करीबन बांटी आपने, एक नॉर्मल आइडिया पूछ रहा हूँ। तकरीबन 2000 किट के आसपास। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो 2000 किट पूरे झुंझुनू के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी भी टीम के लिए बड़ी बात होती है। इसके अलावा आपने अगर कोरोना किट के अलावा जैसे सेकेंड वेव थी उसमें भी कुछ काम किए हों ऐसा? जी हाँ, वेव जो आई है उस वक्त में खाने की और ये सब तो बाद में रह गई थी ये चीज़ें। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी थी, तो उस टाइम में ये सोचा कि भाई कोई भी ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है ना इसमें अपनी जान ना गंवाए। तो उसमें एक क्वारंटाइन सेंटर शायद आपकी टीम ने बनाया था ऐसा? जी हाँ, हमने 3 डॉट्स स्कूल में हमने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जो तकरीबन 1.5 से 2 महीने उसमें चला है। और तो हम लोगों ने उसमें 2 महीने के करीब बना वो क्वारंटाइन लोगों को, जहाँ प्रशासन से जो रेफ़र करके हमारे पास आते थे हम लोगों ने उनको लिया हमने जो ना। ठीक है। उसके अलावा भी जैसे मैं देखता रहता था कि क्या कि कोरोना में बहुत से लोगों को दिक्कत आई। कई ऐसे लोग भी थे जो शायद झुंझुनू से बाहर के थे। ठीक है, अब जैसे चाहे वो बिहार से हों, कश्मीर से हों या यूपी से हों, कहीं से भी हों, दिहाड़ी मजदूर थे, कई बच्चे थे जिनको अपने वहाँ पे जाना था वापस। तो उसमें भी शायद हेल्पिंग हैंड ने कुछ किया था कि उनको वापस भेजने का इंतज़ाम वगैरह कुछ आपकी टीम वगैरह ने किया था ऐसा कुछ? जी हाँ, उस वक्त भी हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन को हमने गुहार लगाई कि भाई लोग अपने घरों से दूर हैं और वो सब अपने घर जाने में इच्छुक है कि भाई अभी अपने घर पे पहुँचे कम से कम ऐसे वक्त के अंदर। तो उस वक्त में हमने कश्मीर के लोगों को और जो छात्र वर्ग जो यहाँ अटका हुआ था उन लोगों को घर तक पहुँचाने का, और दूसरे जो बंगाल और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था के लिए हमने बहुत प्रयास किए और प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने उसमें बहुत सहयोग किया और उन्होंने ये साधन मुहैया करा के और सब लोगों को वहाँ तक गंतव्य तक पहुँचने का इंतज़ाम किया। ठीक है। इसके अलावा भी मेरे साथ में टीम के और भी मेंबर्स हैं, जैसे मैं उनसे भी थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखो टीम में जितनी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है या वो जो जितना काम करते हैं उतने दूसरे मेंबर्स भी काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ में इब्राहिम सर हैं। सर, आपकी टीम ने जैसे 3-4 काम मैंने अभी, उसके अलावा भी कुछ काम अगर आपकी टीम ने करे हो तो आप बता सकते हैं पहले। तो हम लोगों ने पूरे शहर में 250 से ज़्यादा विधवा महिलाओं को चिन्हित किया था और उनको हमने कैश भी उपलब्ध कराया था। हमने कैंपेन चलाया था नो ईद
शॉपिंग कैंपेन कि हम ईद की शॉपिंग हाँ शॉपिंग नहीं करेंगे और वो जो पैसा है वो बचा के हम गरीबों को देंगे ताकि वो त्योहार के दिन जो है कुछ अच्छा खा सकें या कुछ अच्छा अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ठीक है, जैसे आप उसी वक्त की बात है कि गर्मी तेज़ थी और मोहल्लों में जो है पानी की किल्लत थी, तो हमने निःशुल्क जो है टैंकर्स पानी के मोहल्लों तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे काम थे जिसकी वजह से आपकी टीम को सम्मानित किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोरोना का वो जो जिक्र आता है तो उसमें नॉर्मली क्या है किट वितरण ही ज़्यादा दिमाग में रहता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की, इवन की जानवरों के लिए भी चारा और पक्षियों के लिए दाना, परिंदे बना के हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। लोगों ने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर डेवलप किया और वो कोविड केयर सेंटर था, उसमें हम लोगों ने गुजरात से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मंगवाए और यहाँ पे 30 बेड जो है अवेलेबल हम लोगों ने प्रशासन को कराए। जिसके इसी पे मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे फर्स्ट में कोरोना किट का दिक्कत आई, मतलब खास करके परेशानी थी खाने की, दूसरे में ऑक्सीजन की, तीसरे में अगर कोई और प्रॉब्लम आई तो आपकी टीम क्या करेगी? डी के हॉस्पिटल में जहाँ पहले एक ऑक्सीजन का प्लांट हुआ करता था, आज वहाँ पे 5 प्लांट हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वहाँ वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, कंसंट्रेटर्स की कमी, यानी सेकेंड वेव में अपनी एक सिचुएशन थी। ठीक है। तो उसी तरीके से जो थर्ड वेव है उसकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं या उसकी जो समस्याएं हैं वो जब वो आएगी तो हमें हाँ हम उसके मुहाने पे खड़े हैं, शायद आए भी ना भी आए, और अगर वो आती है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी अपनी सिचुएशंस होंगी, तो उन सिचुएशंस के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। ओके, तो इनका कहना है कि इनकी टीम चाहे तीसरी में जो भी सिचुएशन आए इनकी टीम तैयार खड़ी है। उसके अलावा मेरे साथ में टीम के और भी मेंबर्स हैं, मैं थोड़ा करके मैं जैसे उमर कुरैशी साहब हैं मेरे साथ में, पार्षद हैं, तो उमर साहब आपकी टीम का मैंने एक चीज़ अच्छी देखी कि प्रशासन से आपका बहुत अच्छा तालमेल रहता है। टीमें बहुत काम करती हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रशासन से उनका तालमेल नहीं होता तो वो अपने लेवल पे हेल्प करती हैं, तो प्रशासन के तालमेल को आपकी टीम कैसे मैनेज करती है? चूँकि प्रशासन है वो जिले लेवल पर कार्य करता है और उनको इस बात का पता रहता है कि धरातल के ऊपर काम करने वाली टीम कौन सी होती है। हमारी टीम में एक तो सबसे खूबी और अच्छाई ये है कि इसमें सभी तरह के लोग हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी हमें टास्क दिया जाता है, चाहे प्रशासन द्वारा हो या समाज द्वारा हो, तो हम उस टास्क को कबूल करते हुए उसको पूर्ण मतलब अपनी मेहनत के साथ उसको कामयाब करते हैं। दूसरी हमारी संस्था की एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड की जो सेकेंड लहर आई थी उसके अंदर हमने शहर की जो ऐसी संस्थाएं जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कार्य कर रही है उनको लगभग 9-10 संस्थाओं को हमने साथ में लाकर उसके बाद कोविड सेंटर बनाया। उसमें विभिन्न तरह की संस्थाएं थी, अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी भी थी, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट भी था, क्याम खान यूथ ब्रिगेड भी थी और भी सारी संस्थाएं थी। तो वो सभी संस्थाएं, उनका भी ये था कि आपने पहले वेव के अंदर शानदार कार्य किया है तो हम लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने सभी की भावनाओं को समझते हुए एक अगुवाई तो हेल्पिंग हैंड संस्था ने की और यहाँ के मेंबर्स ने की, लेकिन वो सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर वो भी खुश हुई। और प्रशासन का तो निश्चित रूप से इसलिए भी उनका विश्वास रहता है कि हमें जो भी कार्य दिया गया हमने पूर्ण कर्मठता के साथ वो कार्य किया है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पहली इन्होंने हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने पहले अपने लेवल पे काम किया और फिर जब इनको लगा कि दूसरी वेव आ रही है तो उसमें सारी दूसरी टीमों को जोड़ के भी जो है इन्होंने, ताकि वो और ब्रॉड लेवल पे उस काम को कर सकें। उसके साथ में मेरे साथ में एक और भी हैं, बरकत गहलोत साहब। बरकत साहब, आप भी टीम के मेंबर हैं, आप भी, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी सोशल वेलफेयर के काफ़ी काम करते हैं। तो इसमें एक मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे एज ए टीम आपके पास में कई बार चैलेंजेस होते हैं कि आप अलग अलग टीमों को जोड़ना है आपको, ठीक है। कोई जैसे आपने बताया कायम खान यूथ ब्रिगेड है, कोई अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी है, तो सबकी अपने अपने लेवल पे काम करने की क्षमता होती है और अपने अपने लेवल पे वो लोग काम करते हैं। तो उनके बीच में आप समन्वय कैसे बनाते हैं? कैसे प्रशासन से, जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनके प्रशासन से तालमेल रहता है, आप ग्राउंड लेवल की टीम है, आप टीमों के बीच में कैसे समन्वय बनाते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें मुबारकबाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। दूसरा ये है कि टीमों का तो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि समाज की, इंसान की खिदमत हो जाए और उसी आधार पर हम दूसरी टीमों को लेके बैठते हैं साथ में और खिदमत के बतौर ही बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी तरफ से भी और ख़ास करके पूरी जनमानस टीम की तरफ से भी आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और
ढेरों बधाई। इसके अलावा भी आप समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं, खास करके कोरोना पे, या उसके अलावा भी कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो जरूर। एक दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी बातें हुई ना उनमें एक दो बातें ऐड करूँगा। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली काम सभी लोग करना चाहते हैं, अपने अपने स्तर के ऊपर सब लोग जो है समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा टास्क हो तो वो आपके सबके जो ताकत है वो मिलके एक बड़ी ताकत बन जाती है। बिल्कुल उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 10 टीम जो है शहर की, उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया। जैसे उसमें हेल्पिंग हैंड, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, अलकुरेश वेलफेयर सोसाइटी, कायम खानी यूथ ब्रिगेड थी उसके अंदर, उसमें मेडिकल सर्विस सोसाइटी थी, उसमें शेखावाटी वेलफेयर सोसाइटी थी, उसके अंदर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन थी, और एक वो इंडो नेशनल वेलफेयर सोसाइटी थी। इस तरीके से करीब 10 जो, हाँ, उन लोगों ने, जिससे कि बड़ा टास्क हम लोग जो है उसको कर सकें। जैसे ऑक्सीजन मंगा के गुजरात से ऑक्सीजन मंगाना, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, उन सारी चीज़ों को एक अकेले के बस की बात नहीं थी, तो सब लोगों ने उसमें कोऑर्डिनेट किया। इत्तेफाक की बात है कि हम मतलब हम लोग कोऑर्डिनेटर थे एक्चुअली, और वो हम लोगों की मदद कर रहे थे। इसके साथ में ही उन्हीं टीमों को साथ में लेके हम लोगों ने, जैसे हम एक बार बीडी के जाना हुआ तो मालूम पड़ा कि कोरोना की वजह से वहाँ पे ब्लड की कमी आ गई, और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त कायम खानी समाज के युग पुरुष जो हैं वो उनने यहाँ पर स्कूल में दादा कायम खान शहादत दिवस था उस दिन, तो हमने यहीं स्कूल के अंदर जो है अपनी 3 डॉट स्कूल के अंदर और वो रखा कैंप, और जो बीडीके की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने पूरा किया। उसके अलावा जो है एक जो बड़ी चीज़ जो बताने से रह गई वो है, पूरे शहर में कम से कम 50 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों की पूरी सारी टीम्स ने मिलके और वैक्सीनेशन के शिविर लगवाए। जब जो भी रिकॉर्ड जहाँ जिस दिन रिकॉर्ड बना है झुंझुनू शहर का, उस दिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उस दिन हमारी टीम्स ने जो है अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों के अंदर कैंप्स लगा के और लोगों को मोटिवेट करके और लेके आए, और उनको वैक्सीनेशन के लिए हमने प्रेरित किया। ठीक है, तो ये देखा आपने कि बहुत सारे काम ऐसे थे जिनकी वजह से इनकी टीम को कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया। और सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूं कि सारी टीमें मिलके एक साथ में काम कर रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही, खास करके जब समाज में कोई भी परेशानी आए, किसी के ऊपर में भी आए, तो आपकी टीमें सारी मिलके ऐसे ही जो है सोशल वेलफेयर के काम करती रहेंगी। तीसरी अगर वेव आती है, अल्लाह से दुआ है कि तीसरी वेव ना आए ऐसा, तो हमारी टीम जो है ना पूरे दम खम के साथ में तैयार है। तो बहुत बहुत ढेरों बधाई तहसीन साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, हमारी तरफ से भी, जनमानस की तरफ से भी। और अगर आप और भी अच्छे काम करेंगे, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम उन चीज़ों को दिखाएं, तो हम आप अगर आगे भी कुछ बेहतर काम करते हैं कम्युनिटी के लिए तो हम कोशिश करेंगे उसको पूरा कवरेज देने की। जी बिल्कुल, शुक्रिया जनमानस शेखावाटी, आपने वक्त वक्त पर हमारे साथ मिलकर, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आपने उसको पूरा कवरेज दिया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।